कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर सुन सकते हैं। अगम झलक से मिलने को बोल रहा था। झलक ने कहा कि ठीक है, कल जब आ सको आ जाना, देखना किसी को पता न चले। गुड नाइट, झलक बोली। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। ठीक है, गुड नाइट, अगम बोला। वो बेड पर लेट कर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह वो नीचे आया तो अंकल लिविंग रूम में बैठे थे। वो उनके पास जाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं वापस जाने के बारे में सोच रहा था। सोचता हूँ कि आज या कल की टिकट बुक करा दूँ, अगम बोला। इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 ही दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए। अभी तो तुमने लंदन देखा भी नहीं और जाने की बात कर रहे हो। चलो आज तुम्हें अपने होटल दिखा लाता हूँ, विक्टर बोला। अंकल, मेरे अपने होटलों का हाल बेहाल हो गया होगा, अगम बोला। वहाँ प्रेम है, सब संभाल लेगा। चलो नाश्ता कर लो, फिर जाकर आते हैं। विक्टर इतना कहकर डाइनिंग रूम की ओर चल दिया। नाश्ता करके अगम अच्छे से तैयार होकर विक्टर के साथ चल दिया। वो लोग विक्टर के होटल आ गए। अगम ने वहाँ का सिस्टम देखा, हर एक चीज़ नोटिस की। उन्हें घूमते फिरते दोपहर हो गई। फिर उन्होंने लंच किया। विक्टर का कुछ काम आ गया तो अगम बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपना काम देखें, मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ। तुम डायना को साथ ले जाओ। नहीं अंकल, उसे पढ़ाई करने दो, मैं अकेला ही घूम लूँगा। क्या मैं आपकी कार ले जाऊँ? उसने कहा। इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारी अपनी कार है, ले जाओ, मैं ड्राइवर से दूसरी मंगवा लूँगा, विक्टर बोला। अगम वहाँ से चला गया। उसने रास्ते में कार साइड पर रोक कर झलक को फ़ोन किया। हेलो, फ्री हो गई क्या? कहाँ हो आप? मैं अंकल के होटल से निकला हूँ अभी, आधे घंटे में आया। तुम गेट पर आ जाना, कहीं डायना न देख ले, अगम बोला। ओके, झलक बोली। जब वो कॉलेज गेट पर पहुंचा तो झलक पहले ही खड़ी थी। उसने हॉर्न मारा तो झलक उसे देखकर उसकी तरफ आ गई। उसके कार में बैठते ही वो वहां से चल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? झलक ने पूछा। जब मैं साथ में हूँ तो ये क्यों पूछती हो? नहीं, फिर भी कहीं तो जाओगे। अच्छा बताओ कहाँ जाना है? तुम जहाँ कहोगी वहीं हम चलेंगे। चलो फिर पार्क चलते हैं, नज़दीक भी है और आराम से बैठकर बातें भी कर सकते हैं, झलक बोली। जो हुक्म सरकार, मुझे रास्ता बता देना, अगम बोला। इसकी ज़रूरत नहीं है, कहकर झलक ने जीपीएस ऑन करके उसमें पार्क का नाम एंटर कर दिया। कुछ देर में वो वहाँ पहुँच गए। कार पार्क करके वो लोग पार्क की तरफ चल दिए। वो अंदर आए तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ हर उम्र के लोग थे। दोनों एक साइड नीचे बैठ गए। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। अगम बोला, वैसे लंदन के पार्क में कोई खास बात तो नहीं है, इससे सुंदर तो अपना रोज गार्डन है। अपना देश अपना ही होता है। अगर आपने वो सब न किया होता तो मैं वहीं चंडीगढ़ में ही पढ़ रही होती, झलक बोली। तुम अब भी मानती हो कि वो सब मैंने किया, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या तुम बताओगी कि उस दिन तुमने क्या सुना था? सुनकर झलक को उस दिन की बात याद आ गई। उसे शर्म आ गई। वो बोली, छोड़ो पुरानी बातों को, अब क्या करना है? अगम ने उसकी चिन पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोला, मुझे जानना है कि ऐसी क्या बात थी जिससे तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी। झलक ने आंखें झुकाकर बोली, वो मैंने संध्या की आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी कि मुझे छोड़ो अगम, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी तुम्हारी आवाज़ आई, तुम बोले कि आई मिस यू। उस वक्त मेरा दिल टूट गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि क्या हुआ होगा? मैं क्या उस संध्या को मिस कर रहा था? अगम ने उसे देखते हुए कहा। झलक की चीन अभी उसके हाथ में थी। उसने उसका सिर ऊपर को उठाया और अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाया तो झलक ने आंखें बंद कर ली। वो अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर रही थी। अगम करीब जाकर रुक गया। उसने झलक की तरफ प्यार से देखा, फिर उसके माथे को चूम लिया। झलक ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अगम ने उसके माथे के बालों को छेड़ते हुए कहा, पगली कहीं की। झलक भी खुद के किए पर शर्मा कर मुस्कुरा दी। अगम बोला, तुम किसी की बातों में आ गई। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? मुझे क्या पता, आपके दोस्त विराज के बारे में इतनी बातें सुनी है, लगा कि आप भी ऐसे ही होंगे। अगर एक बार मन में नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं तो आते ही चले जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे रही इतने दिन, अगम बोला। हाँ, मेरा भी बहुत बुरा हाल था। सब खत्म हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, न घर वाले न यार दोस्त।
दुआ करो कि अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो। अब कुछ हुआ तो मर जाऊंगी मैं, झलक बोली। तभी अगम ने उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और बोला, तुम्हें ये कहने की इजाज़त किसने दी है? तुम ऐसा बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी सांसों पर, तेरी धड़कन पर बस मेरा हक है, मुझे पूछे बिना ऐसा कुछ कहना भी मत। झलक भी उससे लिपट गई और रोने लगी। अगम और झलक जाने कितनी देर ऐसे ही बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। झलक ने पूछा, अब आगे क्या करना है? करना क्या है, जो करेंगे पीटू, मतलब हम दोनों के पापा करेंगे। हम अब सब उन पर छोड़ देते हैं, उन्हें पता नहीं लगने देंगे कि हम एक हो गए हैं। देखते हैं हमें मिलाने के लिए पापा लोग क्या करते हैं, अगम बोला। देखना, ज़्यादा दुखी मत करना उन्हें, बेचारे परेशान हुए पड़े होंगे हमारे लिए, झलक बोली। नहीं, तंग नहीं करूँगा, देखना हमें एक साथ देखकर उन्हें जो खुशी होगी वो सारी चिंता परेशानी भुला देगी, अगम बोला। तभी दोनों का फ़ोन बजने लगा। दोनों ने एक साथ ही फ़ोन उठाकर देखा। अगम को डायना और झलक को टॉम ने फ़ोन किया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ फ़ोन करके उन्हें दिखाया कि किसका फ़ोन है। फिर अगम ने उठकर थोड़ा दूर होकर फ़ोन उठाया। हेलो डायना, क्या बात है? अगम, एक फेवर चाहिए था, डायना बोली। हाँ बोलो, क्या काम है? वो टॉम मुझे मिलना चाहता है, पर मुझे शक है कि वो झलक के साथ रिलेशन में है तो मुझे धोखा देगा। पर मुझे भी वो पसंद है, मैं मिलना भी चाहती हूँ। क्या तुम चलोगे मेरे साथ, ताकि उसके विचार पता लग सके, डायना बोली। मैं वहाँ तुम दोनों के बीच जाकर क्या करूँगा, अगम बोला। वो मन में सोच रहा था कि वो अपनी डेट खराब करके तुम्हारे साथ क्यों जाए। प्लीज़, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम बोर नहीं होगे। देखो प्लीज़, भाई बन के मान जाओ। डायना को उसकी मम्मी ने सिखाया था ये कि अगम से कुछ करवाने के लिए ऐसा कहना वो मान जाएगा। ओके, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, अगम बोला। फिर जब वो वापस झलक के पास आया तो झलक भी फ़ोन पर कह रही थी, ठीक है, एड्रेस सेंड कर देना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। टॉम का फ़ोन था, कह रहा था डायना से मिलना है, तुम साथ चलो। मैंने मना कर दिया था, पर वो मिन्नतें करने लगा तो मैं मान गई, झलक बोली। आखिर पीटू ने पासा फेंक ही दिया, अगम शरारत भरी स्माइल करते हुए बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे डायना ने उसके साथ चलने को कहा है। तुम्हें लगता है कि इन दोनों में कुछ है? अगर होता तो इस कंट्री में कहाँ किसी को ऐसे रिश्ते बनाने में तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी टॉम और डायना जैसे को, अगम बोला। तो आपका मतलब वो दोनों हमें मिलाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, झलक ने हैरानी से पूछा। तो और क्या, मेरी भोली जान, यार तुम इतनी मुश्किल मैथ साइंस को आसानी से समझ जाती हो, ये प्यार की बात में ज़ीरो हो, अगम बोला। सो तो है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, झलक बोली। नहीं यार, प्यार और पॉलिटिक्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। प्यार सिर्फ प्यार होता है, इसमें मैथ साइंस हिस्ट्री और पॉलिटिक्स किसी का काम नहीं। या तो प्यार होता है या नहीं होता। तुमने वो गाना सुना है, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बस इसी तरह प्यार प्यार है, न ये वासना है, न ये किसी रिश्ते का मोहताज है। अगम, मैंने एक बात नोट की है, जब से हम जुदा हुए हैं आप हर बात गानों में करने लगे हैं, पहले तो नहीं करते थे, झलक ने पूछा। जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, तब इन गानों ने मेरा साथ दिया। मैं सारा दिन बस गाने सुनता रहता था, शायद इसलिए ये असर हो गया है, अगम बोला। इतने में दोनों को कोई मैसेज आया। दोनों ने देखा, दोनों को एक ही मैसेज आया था, वंडरलैंड अभी आ जाओ। वो दोनों साथ ही बैठे हैं, इसलिए एक ही मैसेज सेंड कर दिया। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम भी एक साथ ही बैठे हैं, अगम ने हंसते हुए कहा। क्या इरादा है, चलें, झलक ने पूछा। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़कर जा रही होती तो जवाब दे देता, पर अब तुम साथ ही रहोगी तो चलो। अगम ने उसे हाथ पकड़ के उठाया और कार की तरफ चल दिया। ऐसा करना, आप मुझे एक स्टॉपेज पीछे उतार देना, मैं वहाँ से टैक्सी करके आ जाऊँगी। अगर साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा, झलक बोली। मेरे साथ रहकर तुम भी समझदार हो गई हो, वहाँ मुझे देखकर खुश मत होना, थोड़ा नखरा करना कि मुझे इसके साथ नहीं जाना वगैरह, पर ज़्यादा भी नहीं, जल्दी मान भी जाना, अगम ने समझाया। डोंट वरी, ये मैं कर लूँगी, आप अपना देखिएगा, आपका चेहरा आपके दिल का हाल बता देता है, ज़रा संभाल के रखना इस दिल को, झलक हंसते हुए बोली। अच्छा जी, ये चेहरे कब से पढ़ने लगी? अगम ने उसकी और शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। वंडरलैंड से एक स्टॉपेज पहले अगम ने झलक को उतार दिया, उसे टैक्सी में बिठाया और बोला,
मैं अभी यहीं वेट करूँगा, तुम पहुँचकर मैसेज कर देना, उसके 5-10 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगा। ओके कहकर झलक चली गई। उसने वहाँ पहुँचकर कार से उतरने से पहले ही अगम को मैसेज कर दिया। अगम अभी तक स्टॉप पर ही था। मैसेज के 10 मिनट बाद वो चला। झलक अंदर आई तो टॉम उसे गेट पर ही मिल गया। वो उसे अपने साथ ले गया। टॉम, डायना कहाँ है? वो अंदर है कहकर टॉम उसे अंदर ले गया। वहाँ डायना अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा। तभी वहाँ अगम आ गया। ये यहाँ क्यों आया? अगर ये यहाँ हमारे साथ घूमने आया है तो इसके साथ ही जाओ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, झलक बोली। तुम्हारे साथ जाना भी कौन चाहता है? मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं? अगम गुस्से से बोला। प्लीज़ आप दोनों इस तरह न करें, वो देखिए सब देख रहे हैं, साथ घूमना ही तो है, आप दोनों साथ घूम लो, बात बेशक न करना, डायना ने दोनों से कहा। वो चारों चल दिए। टॉम और डायना आगे थे, वो दोनों पीछे। टॉम ने डायना का हाथ पकड़ रखा था और वो बात करते हुए जानबूझकर उस पर झुककर कान में कुछ कहता था। फिर दोनों हंस पड़ते थे। अगम और झलक भी साथ साथ चल रहे थे पर वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। टॉम टिकट ले आया था। ये राइड बहुत बड़ी और रोमांचक थी। इसमें कोस्टर, कई मोड़, उतार चढ़ाव और पानी में की गुजरेगी। टॉम और डायना एक साथ बैठ गए और अगम और झलक उनके पीछे। दोनों उनके सामने तो गुस्सा दिखा रहे थे पर उसमें बैठते ही झलक ने डर के मारे अगम का हाथ पकड़ लिया। राइड बहुत तेज थी। अगम ने एक हाथ से सीट का हैंडल पकड़ा हुआ था और दूसरी बाह से झलक के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। झलक ने अगम को कसकर पकड़ लिया था। उसने अपना मुंह अगम के सीने में छिपा लिया था। दूसरी तरफ उल्टा था। टॉम ने डर के मारे डायना का हाथ पकड़ा हुआ था और बोला, मुझे डर लग रहा है डायना, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। जहाँ सुंदर लड़की देखी और लगे फ़ायदा उठाने, यहाँ हम उनकी सेटिंग कराने आए हैं, अपनी नहीं, याद रखना, डायना बोली। लेकिन जैसे ही राइड चली तो डायना ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। राइड के रुकते ही अगम ने प्यार से झलक को अलग करते हुए बोला, रुक गई है, एक राउंड और लें? ना बाबा ना, ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी, झलक बोली। नीचे आकर झलक उनसे बोली, भाई तुम लोग जाओ, मेरे से नहीं ये होते हैं। टॉम और डायना बोले कि उन्हें तो बहुत मज़ा आया। टॉम बोला, अगर तुमने भी नहीं जाना, ऐसा करो, इसके पास बैठोगे? हम ऐसा करते हैं कि हम घर ही चले जाते हैं, तुम दोनों मस्ती करो, अगम बोला। डायना बोली, टॉम चलो मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलो वहाँ चलते हैं, मूवी तुम्हारी चॉइस की, ठीक है ना झलक, टॉम बोला। फिर वो लोग कार में बैठे। झलक टॉम की कार की तरफ गई तो टॉम ने रिक्वेस्ट वाला मुंह बनाकर उसे अगम के साथ बैठने को कहा तो वो चुपचाप अगम की कार में आकर बैठ गई। टॉम ने अपनी कार आगे कर ली। अगम झलक पीछे थे। दोनों ही हंस दिए। थक गई एक्टिंग करके, आज जाकर सांस आई है। अगम, अब आगे क्या करना है? झलक बोली। तुम बताओ क्या करना है, मुझसे न पूछो, मैं तो जाने क्या क्या करूं, अगम ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आप भी ना? अच्छा सुनो, अगर हम उन्हें बता दे तो ठीक है ना? झलक बोली। नहीं पगली, अभी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ दिन चुप ही रहते हैं, देखें कि वो हमें मिलाने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं। जब तुम वापस आ जाओगी तो बता देंगे, अगम बोला। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मुझे तो उन पर तरस आ रहा है, ज़्यादा तंग मत करना प्लीज़, झलक बोली। यार तुम ऐसे बार बार ऐसी बातें क्यों करती हो? तो लगता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा बेईमान बदतमीज हूँ जो अपने ही पापा और ससुर को परेशान कर रहा हूँ, अगम हंसते हुए बोला। कौन ससुर? किसका ससुर? मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? यूं ही अपने पर मान करते फिरते हो, फुकरे कहीं के, झलक बोली। अच्छा जी, अब अगर मुझसे नहीं करोगी तो किससे करोगी बताओ? उस टॉम से? नाम तो लेकर देखना, जान ले लूँगा मैं, वो भी अपनी। तुम्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ? उसने भी हंसते हुए कहा। वो लोग थिएटर पहुँच गए। डायना और टॉम पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। उनके आते ही वो लोग अंदर चले गए। उन्होंने 7 मूवी की टिकट ले ली। वो लोग अंदर जाकर बैठ गए। टॉम और डायना की सीट आगे थी और अगम और झलक की सीट सबसे पीछे थी। टॉम ने जानबूझ कर ली थी। मूवी शुरू हो गई थी। मूवी मर्डर मिस्ट्री थी। झलक को डर लग रहा था। उसने अगम का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अगम ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पास होकर कुछ पूछने लगा तो वो भी उसकी तरफ मुड़ी तो उनके होठ आपस में मिल गए। झलक झट से पीछे हो गई। अगम उसके पास होकर बोला, अगर मूवी पसंद नहीं आ रही तो बाहर चलें, आपको भी अच्छी नहीं लग रही तो चलते हैं, कहकर वो उठकर खड़े होकर बाहर चल दिए।
बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अगम बोला, यार हम दुनिया के सबसे पहले कपल होंगे जिन्हें न तो एम्यूजमेंट पार्क पसंद है और न ही मूवी देखना पसंद है। असल में मुझे तो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें देखता रहना पसंद है। झलक बोली, पता नहीं क्यों, बस मुझे ये पसंद नहीं तो पसंद नहीं, इससे अच्छा तो शॉपिंग कर लो या यूं ही कहीं बैठकर बातें कर लो। झलक, मुझे कल वापस जाना पड़ेगा, होटल में कुछ दिक्कत है। पापा तो शिमला और हमारे मामले में बिजी हैं। मेरा होटल काफ़ी पीछे रह गया है, सो मुझे जाना पड़ेगा। अगम बोला, इतनी जल्दी चले जाओगे? अभी तो आपको दिल भर कर देखा भी नहीं और आप जाने की बात करने लगे। झलक का मूड एकदम बदल गया, वो रुआंसी हो गई थी। मेरा कौन सा मन करता है तुमसे दूर जाने का, पर अब मुश्किल है। मैंने 2 दिन पहले ही फालतू लगा दिए हैं। तुम्हें छुट्टियां कब है? तुम आ जाना इंडिया। अगम बोला, नहीं, छुट्टियां अभी बहुत दूर है, तुम यहीं रुक जाओ ना प्लीज। झलक ने अगम की कमीज की बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा। झलक, ऐसा मत करो, मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, कहकर अगम ने झलक को अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। झलक रो पड़ी। अगम उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अच्छा मैं खुद ही आ जाऊंगा, रो मत। अच्छा मैं एक दिन और रुक जाऊंगा तो ये बताओ कि क्या होगा? फिर जाना और मुश्किल होगा। ठीक है, आप चले जाना। कब जाओगे? कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है। अगम बोला, ठीक है, आज आप मेरे साथ रहो, रात तक आप मेरे साथ रहो, हम बैठकर बातें करेंगे, मैं आपको जी भर कर देख लूँगी। झलक बोली, मैं विक्टर अंकल को कह देता हूँ, पर वो क्या सोचेंगे? मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है जिसका नाम लेकर मैं रुक जाऊँ, और अपना इस तरह अकेले एक साथ रात को रहना अच्छा नहीं है। ये बचपना छोड़ो। अगम बोला, मैं आज रात 9 बजे तक यहीं बैठ जाता हूँ, ठीक है? झलक ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों कार में आकर बैठ गए। कुछ आगे आकर उन्होंने कार पार्क की, अंदर पार्क में चल दिए। वो लोग काफ़ी देर तक बाहों में बाहें डाले चलते रहे। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कब से मेरे साथ थे पर अब बता रहे हो? असल में गलती मेरी नहीं है, ये काम मेरे सेक्रेटरी का है, उसने वहीं से टिकट करा दी। मुझे तो अभी मैसेज मिला है, ये देखो। अगम ने मैसेज खोल कर दिखाया। झलक ने देखा, सच में टिकट और मैसेज कुछ देर पहले ही आया था और उसी वक्त उसने झलक को बता दिया था। झलक ने उसे देखकर उससे सॉरी कहा। मैंने फिर आप पर विश्वास नहीं किया, आप मुझसे हर बार सच बोलते हो, लेकिन मैं आपकी बात पर शक करने लगती हूँ। आई एम सॉरी, कहकर वो आगे बढ़ी और अगम को गले से लगा लिया। काफ़ी देर तक अगम उसको कसकर गले लगाकर खड़ा रहा। झलक भी उसकी बाहों में सिमट गई। फिर दोनों अलग होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों में छुपा लेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। मूवी खत्म होने पर टॉम और डायना उन्हें ढूंढने लगे। फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया। डायना बोली, अगम कहाँ हैं आप दोनों? हम ढूंढ रहे हैं। हमें मूवी पसंद नहीं आई, हम चले आए। झलक टैक्सी करके अपने हॉस्टल चली गई और मैं पार्क में घूम रहा हूँ। कुछ देर बाद आता हूँ घर। अगम बोला, मैं टैक्सी करके हॉस्टल आ गई थी, उसका मुझे पता नहीं। अगम के फ़ोन रखते ही झलक ने टॉम का फ़ोन उठाकर कहा और फ़ोन रख दिया। टॉम बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता, न इन्हें अम्यूज़मेंट पार्क अच्छा लगा, न इन्हें मूवी देखना पसंद है, ये क्या करेंगे? सच में यूनिक है दोनों। चलो चलकर रिपोर्ट भी करना है। ओके थैंक्स, आज की डेट अच्छी रही। डायना बोली, फिर कब मिलोगी? टॉम ने मुंह बनाकर पूछा। जब दोबारा उन्हें मिलाना होगा, डायना ने हंसते हुए कहा। लगभग आधी रात तक अगम और झलक बाहों में बाहें डाले घूमते रहे। फिर अगम उसे हॉस्टल छोड़ने आया। दोनों बिल्कुल चुप थे। झलक ने सीट बेल्ट खोली और जाने लगी कि एकदम से पीछे मुड़कर अगम को गले लगाकर रो पड़ी। वह बोली, अगम मैं जानती हूँ आपका जाना ज़रूरी है, बस इस दिल का क्या करूँ? आपके जाने के नाम से ही इतना तेज धड़क उठता है जैसे निकल कर बाहर आ जाएगा। अगम की आंखें भी गीली हो गई। वो बोला, झलक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाना चाहता? नहीं ना, मेरा भी जाना ज़रूरी है, और तुम्हारा अपने पापा का सपना पूरा करना, MBBS डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है। बस इसलिए मैं अपनी जान को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जल्द वापस आऊँगा, और फिर शादी के बाद तो मैं तुम्हें अपने आप से एक पल भी दूर नहीं होने दूँगा। अगम ने शरारत भरे अंदाज से कहा। तो झलक भी शर्मा कर उसके सीने में अपना मुँह छुपा लिया
और फिर झलक बाय करके अगम को चली गई। अगम उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी घर आ गया। उसके पास चाबी थी, सो वो चुपचाप किसी को जगाए बिना अंदर आकर सो गया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और तैयार होकर नीचे आया। उसने अंकल को बताया, अंकल मैं 9 बजे की फ्लाइट से इंडिया वापस जा रहा हूँ। ऐसे कैसे, बिना बताए ही तय कर लिया बेटे? यहाँ कोई परेशानी है क्या? विक्टर बोला। नहीं अंकल जी, असल में मुझे भी पता नहीं था। मैंने आते वक्त सेक्रेटरी से कहा था कि 2-3 दिन बाद की टिकट करवा देना। उसने करवा दी, मुझे मना करने का टाइम ही नहीं रहा। कोई नहीं अंकल, दोबारा आ जाऊंगा, अगम बोला। क्या हुआ, कौन चाह रहा है? आंटी बोली। उनकी आवाज़ सुनकर डायना भी आ गई। अगम ने सबसे विदा ली और चल दिया। वो कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने झलक को फ़ोन किया। झलक ने मैसेज किया कि मैं क्लास में हूँ, रुक कर फ़ोन करती हूँ। अगम का दिल टूट गया। कल तो वो इतना प्यार दिखा रही थी, आज कहती है क्लास के बाद करूँगी। उसे पता नहीं कि मैं चला जाऊँगा। अजीब है ये भी। वो कुर्सी पर बैठा सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसे गले से लगा लिया। अगम हैरान होकर मुड़कर बोला, झलक तुम तो कह रही थी। मैं दूर वहाँ खड़ी तुम्हारा रिएक्शन देख रही थी। तुम चले जाओगे, फिर इतने दिनों बाद मिलोगे, इसलिए मिलने आ गई। वो लोग कुछ देर ही साथ में बैठे थे कि उनके अंदर जाने का समय हो गया। उसने झलक को गले लगा कर कहा, अच्छा अब चलता हूँ, जल्द मिलूंगा। कहकर उसने झलक के माथे को चूम लिया और बाय कहकर चला गया। झलक कड़ी उसे जाते हुए देखती रही। झलक वापस आकर पढ़ने में बिजी हो गई। वो जानबूझकर खुद को काम में लगाना चाहती थी ताकि उसकी याद कम आए। इधर इंडिया में परी के कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। वो वापस आ रही थी कि सामने चैन की कार खड़ी देखकर वो भागकर उसके पास आ गई। आप बहुत अच्छे हो, रोज़ टाइम पर आ जाते हो। आपके सर आपको डांटते नहीं? परी बोली। नहीं, मैं खुद ही सर हूँ, कोई मुझे कैसे डांटेगा। अच्छा, क्या आप मुझे अपने वहाँ ले चलेंगे? मुझे फौजी बहुत पसंद है। ठीक है चलना, चैन बोला। फिर चैन उसे अपनी कैवलरी में ले गया। वहाँ पर सब फौजी प्रैक्टिस कर रहे थे। परी उन्हें देखकर खुश हो गई। वो चैन से बोली, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, सब एक से हैं। वो वाला तो कितना ही हैंडसम है। परी, तुम यहाँ ये सब देखने आई हो? फिर वो ट्रूप की तरफ गया और बोला, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं करके दिखाता हूँ, मेरी नकल करो। उसने अपनी शर्ट उतारी और उन सबको एक्सरसाइज करके दिखाने लगा। असल में वो सबको नहीं, परी को दिखाना चाहता था। वो चोर नज़रों से परी को देख रहा था। परी आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। वो खुश हो गया और ज़्यादा स्टेप्स करने लगा। फिर बोला, आप समझे? सभी बोले, जी सर। चलो अब करो सारे, कहकर उसने अपनी शर्ट उठाई और परी के पास आ गया। कैसा लगा? परी ने उसके डोलों को हाथ लगाते हुए कहा, वाह चयन, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, क्या डोले हैं। हाय, अगर मेरी क्लास की लड़कियां देख लेती तो वो तो तुम पर मर मिटती। और तुम? चयन ने पूछा तो परी को कुछ नहीं सूझा। वो बोली, चलो घर चलते हैं। परी की बात सुनकर चयन ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बनती हो। पहले मैं सोचता था कि शायद तुम कुछ समझती ही नहीं हो, लेकिन अब समझ आया कि जानती तुम सब हो, बस इग्नोर करती हो। चैन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बात वो नहीं है, आप बहुत हैंडसम हैं, इतने बड़े अफसर हैं, वो भी आर्मी में। मुझे बचपन से आर्मी वाले पसंद है। आप हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन मैं उतनी ही इनपरफेक्ट हूँ। ना मुझ में कोई गुण है, ना मैं पढ़ाई में ही अच्छी हूँ, ना मुझे खाना बनाना आता है, कोई टैलेंट भी नहीं है मेरे अंदर। मैं कैसे आपके लायक हो सकती हूँ? परी कार में बैठने के बाद बोली। तुम्हें इतनी बातें किसने सिखा दी? पहले तो तुम बिल्कुल चुपचाप रहती थी, एक मासूम बच्ची की तरह। तुम्हें सयानी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही अच्छी लगती हो, चयन बोला। आपको मैं अच्छी लगती हूँ? परी ने मासूमियत से पूछा। क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं लगा कि मैं क्यों अक्सर अपना काम छोड़कर तुमसे कॉलेज लेने आता हूँ? क्यों तुम्हें घुमाने की जिद करता हूँ? जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। लव एट फर्स्ट साइट, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। आई लव यू परी, कहकर चैन ने उसके गालों को चूम लिया। परी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद वो शर्माकर पीछे हट गई। चैन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके माथे के बाल हल्के से पीछे किए और प्यार से बोला, अब आगे से तुम मेरी हो, कॉलेज ख़त्म कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन मैं घर वालों की मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करूँगी, परी बोली।
तुमसे किसने कहा कि हम उनकी मर्जी के बिना शादी करेंगे? अगम को मैंने मना ही लिया है, बाकियों को वो मना लेगा। फिर तो कर लोगी ना? कहकर चैन ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। अगले दिन अगम इंडिया पहुंच गया। उसने घर आते आते ही झलक को फ़ोन किया। हेलो झलक, मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। हाँ, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। हाँ, कैब कर ली है, अभी 5 घंटे और लगेंगे। सोचा तुमसे ही बात कर लूँ, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ? झलक ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। यार हो तो टाइम पास ही, लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रही हो, मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने वाला टाइम पास। और क्या कर रही हो? अगम बोला। आपको याद कर रही हूँ, और क्या करना है? यही सुनना चाहते हो न जनाब? पर मेरे पास ये सब बातों का टाइम नहीं है, थीसिस बनाना है, वो बना रही हूँ। आप भी टाइम से निकल गए, यहाँ होते तो हेल्प हो जाती। झलक बोली। यार अगर पास नहीं हो तो भी हेल्प कर दूंगा, वो अपना विराज कब काम आएगा? तुम मुझे डिटेल्स बता देना, काम हो गया समझो। अगम बोला। विराज सर तो बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बताना पड़ेगा। क्या उन्हें बता दोगे? झलक बोली। हाँ यार, उसे ज़रूर बताऊंगा। मेरे दर्द में मुझसे ज़्यादा वो रोया है। हमारी वजह से उसने भी शादी नहीं की। ऐसा दोस्त बड़ी किस्मत से मिलता है, और मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि पहले तो ऐसे पेरेंट्स मिले, दूसरे विराज सा यार मिला, तीसरे तेरे जैसा प्यार मिला। मुझसे खुद किस्मत कोई नहीं है। अगम बोला। सही कहा आपने। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मुझे पापा न मिलते तो जाने मैं कहाँ होती, शायद किसी के घर काम करने वाली बाई या किसी शराबी की पत्नी होती। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पापा मिल गए और मेरी ज़िंदगी बदल गई। झलक बोली। यार सच में कईयों के माँ बाप उनके प्यार के खिलाफ होते हैं। एक हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें मिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तुम्हें मैं चयन के बारे में बताना तो भूल ही गया। चयन की ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गई है। हुई नहीं है, साले ने करवाई है। तुम्हें पता है वो परी से प्यार करता है, सो मैं उन दोनों को मिला दूंगा। मैंने तय किया ही जल्द उनकी शादी करा दूंगा। कोई तो खुश हो मेरे कारण। अगम बोला। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। झलक बोली। अपनी शादी की बात खराब हो भी कैसे सकती है? झलक, तुम कब वापस आओगी? हमारी शादी कब होगी? अगम बोला। आपको बताया तो है, अभी 1 साल है पड़ा हुआ। झलक बोली। जी नहीं, 10 महीने 8 दिन पड़े हैं। चलो काट लेंगे वो भी जैसे तैसे। झलक, मैं सोचता हूँ पीटू ने काम बड़ा अच्छा किया है मुझे वहाँ भेजकर। हम दोनों फिर से मिल गए। नहीं तो अब तक तुम वहाँ तड़पती, मैं यहाँ तड़पता रहता, और शायद भूल भी जाते एक दूसरे को। सच्ची उन्हें बार बार शुक्रिया करने का मन करता है। अगम बोला। माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। झलक बोली। मैंने भी सोच लिया, बेटे को तो छूट दे दूंगा लड़की ढूंढने की, लेकिन बेटी के लिए लड़का खुद ढूंढूंगा। अगम बोला। ये तो गलत बात है, आप भी लड़के लड़की में फ़र्क करोगे? नहीं यार, फ़र्क नहीं, लड़कियां सभी अच्छी और सयानी होती हैं, इसलिए बेटा जो भी लड़की पसंद करेगा अच्छी ही होगी। लेकिन लड़के साले कमीने होते हैं, इसलिए बेटी के लिए लड़का मैं चुनूंगा। अगम बोला। आपके लॉजिक भी अजीब होते हैं। मैं तो अपने बच्चों को बराबर रखूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी। झलक बोली। पहली बेटी होनी चाहिए, इससे बेटा लड़कियों की इज्जत करना सीखेगा। नहीं, पहले बेटा होना चाहिए, बड़ा भाई बहन की अच्छे से हिफाजत कर सकता है, जैसे आप परी की करते हो। झलक बोली। चलो ठीक है, तुम्हारी ही चलेगी, पहले बेटा ही होगा, फिर दूसरी बेटी। ठीक है, बहुत है कि एक दो और चाहिए? अगम बोला। अगम जी आप भी ना। झलक को अब समझ आया कि उनकी बातचीत किस ओर जा रही है, तो वो शर्मा गई। इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है? जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो पहले से प्लानिंग करके चलो। अगम बोला। वो दोनों जाने कितनी देर ऐसे ही बातें करते रहे। अगम की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गया। जब कैब रुकी तब वो जागा, घर आ गया था। कार की आवाज़ सुनकर गेट कीपर दौड़ आया। उसने अगम का सामान उतरवाया। अंदर सब सो रहे थे, सो अगम भी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह पापा ने अगम को देखा तो बोले, अभी क्यों उठा बेटा, कुछ देर और आराम कर लेता, इतनी दूर से आया है। पापा, आपको कैसे पता कि मैं आज आ रहा हूँ? अगम ने पापा के पैर छूते हुए पूछा। जीते रहो बेटा, मुझे विक्टर का फ़ोन आया था कि तू वापस आ रहा है। आपका नेटवर्क बहुत ही तेज है, इससे ज़रा बचकर रहना पड़ेगा, कहकर वो पापा से लिपट गया। पापा उसे देखते रह गए, उनकी आंखें गीली हो गई। उनका बेटा हंसा था, इतने दिनों के बाद उनका बेटा आज खुश हुआ था। क्या ये झलक को देखने का नतीजा है?
अगर मिलने भर का ये असर है तो अगर ये फिर से एक हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। अगम कब का चला गया था, लेकिन वो वहीं खड़े सोच रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर गिल को फ़ोन किया। डॉक्टर गिल ने कुछ ही देर में फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये बताने को कॉल किया कि अगम वापस आ गया है। और पता है, वो बहुत दिनों बाद आज मुझसे गले मिला और बहुत दिनों बाद उसे हंसते हुए देखा है। दिल खुश हो गया डॉक्टर साहब, दिल खुश हो गया। बस दोनों एक हो जाते। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, आप चिंता न करें। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर गिल बोले। सो तो है ही। अच्छा, मैं आज दोपहर को शिमला आ जाऊंगा, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, अगम के पापा बोले। अगम के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फ़ोन बंद करके बाहर आए। सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। दादी की हंसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्रेम, छेती छेती आ, मेरा अगम आ गया, दादी ने अगम के पापा को देखकर कहा। बेबे, पापा से तो मैं पहले ही मिल लिया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, मम्मी अपनी परी कहाँ है? आती ही होगी, तैयार हो रही होगी, मम्मी बोली। इतने में परी आ ही गई। वो अगम को देखकर भागी आई। भैया, आप कब आए? मैं तो रात को आया था। तू कॉलेज के लिए लेट नहीं हो गई? जल्दी खाना खा, मैं छोड़ आता हूँ, अगम बोला। सारे हैरान होकर अगम की तरफ देख रहे थे। सभी खुश थे। मम्मी, पापा और दादी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। जल्दी जल्दी खाना खाकर अगम परी को छोड़ने चला गया। उसके जाते ही सभी आपस में बातें करने लगे। बेबे, अगम आज अपना पुराने वाला अगम लग रहा है ना? मम्मी बोली। हाँ पुत्र, मैनू वही लग गया। रब मेरे पुत्तू नू इसी तरह सदा रखे, दादी जी बोली। आपको इसकी बदलाव का राज नहीं पता है, ये झलक से मिलकर आया है। बेशक इनमें सुलह नहीं हुई है, लेकिन अभी गुंजाइश तो बाकी है। कल शायद मिल ही जाए, पापा बोले। मिलेंगे कैसे नहीं, हम मिलकर कोशिश करेंगे। झलक जैसी बहू हमें और कहीं नहीं मिल सकती, मम्मी बोली। अच्छा, मैं शिमला जा रहा हूँ, अब अगम आ गया है यहाँ, वो संभाल लेगा। ओए, तू ज़्यादा नहीं जान लग गया शिमले? किते कोई दूजा तो नहीं रखा कोई उत्थे? दादी पापा से बोली। हाँ जी, रखी नहीं रखा हुआ है, डॉक्टर गिल, झलक का पापा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं चलता हूँ। फिर बच्चों को मिलाने का इंतज़ाम भी तो करना है, पापा हंसते हुए दादी के गले लग कर बोले। अगम परी को गेट पर उतार कर वापस आ ही रहा था कि उसने बैक सीट पर परी की बुक देखी। वो कार मोड़कर दोबारा कॉलेज पहुंचा। उसने देखा कि कोई लड़का चला जा रहा था, परी का हाथ पकड़ने लगा है। उसने कार से उतरकर भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का हिला भी नहीं। अगम ने उसे मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने अगम का मुक्का अपने हाथों से रोक लिया। तब अगम ने उसकी तरफ देखा, ये तो चयन था। अगम ने उसे गले लगा लिया और बोला, अरे यार तू, मैंने सोचा पता नहीं कौन है जो परी को परेशान कर रहा है। तू इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? चल, अच्छा हो गया तू मिल गया। मैं इसे छुट्टी करा कर ले जाना चाहता था। आज मेरी छुट्टी है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। सोचा कहीं घूम आते हैं, चैन बोला। ले जाओ, लेकिन तुम खुद समझदार हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे भरोसे का मान रखना, अगम बोला। तुम निश्चिंत रहो, जान है ये मेरी, अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ओके, चैन ने भरोसा दिलाया। अगम ने खुश होकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्के से दबा दिया। फिर परी से बोला, जाओ परी, चैन के साथ घूम आओ, शाम से पहले घर आ जाना। उन दोनों को भेजकर अगम खुद हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। उसे पता ही नहीं था कि विराज कहाँ मिलेगा। सो उसने रिसेप्शन पर पूछा। उन्होंने उसे बताया कि वो अब सर्जरी डिपार्टमेंट का HOD है। सुनकर अगम सीधे सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिस में पहुंच गया। उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने एक नर्स से पूछा, डॉक्टर विराज कहाँ हैं? वो राउंड पर होंगे, मैं वहीं जा रही हूँ, उन्हें बता दूंगी। आप कौन? उनसे कहना अगम आया है। नर्स विराज के पास गई तो वो राउंड लगाने के बाद यूं ही खड़े बातें कर रहे थे कि नर्स ने बताया, डॉक्टर विराज आपको कोई मिलने आया है। विराज ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। मिस्टर अगम है कोई? नर्स दोबारा बोली। इस बार विराज को मानो किसी ने हिला दिया हो। वो किसी की तरफ देखे बिना ही अपने कमरे की ओर भाग लिया। इतनी देर हो गई अगम को यहाँ आए, आज कैसे आ गया? ठीक भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं उसे? उसका दिल घबरा रहा था। सब उसे देख रहे थे कि ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ भागा जा रहा है।
उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और अगम को पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखा। अगम ने उसे गले से लगा लिया। विराज खुशी और हैरानी के बीच में फंसा उसके गले लगकर रो पड़ा। अगम, तू ठीक तो है? विराज को देखकर अगम बोला, कहाँ था यार, मैं कब से तेरी वेट कर रहा हूँ। विराज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तू ठीक है ना? सच्ची मैं तो घबरा ही गया था कि तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अगम विराज को देखकर बहुत खुश था। उसे खुशी थी कि उसका ऐसा दोस्त भी है। वो उठा और उठकर उसे गले लगा लिया। विराज ने महसूस किया कि अगम अब पहले सा लग रहा है। उसने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, मैंने तुझे बहुत मिस किया, बहुत मिस किया अगम मेरे दोस्त, तू लौट आया। अब उन अंधेरी गलियों में फिर कभी मत जाना। तेरे बिहेवियर ने तो मुझे मार ही डाला था। मुझसे तेरा वो घुट घुट के मरना देखा नहीं जाता था। वो भरी आंखों से बोल रहा था। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर गई। उसने देखा कि कुछ मरीज और एक दो नर्सें उनकी तरफ अजीब शक्लें बनाए देख रही थी। उसने एकदम से अगम को छोड़ा और बोला, मेरे बचपन का दोस्त है, काफ़ी दिनों बाद लौटा है बाहर से। आप लोगों ने कभी दो दोस्तों को मिलते नहीं देखा क्या? और तुम दोनों उन्हें हटाने की बजाय खुद भी उनमें शामिल हो। उसने लोगों के साथ साथ नर्सों को भी डांटा। नहीं डॉक्टर, आप भागते आ रहे थे ना, तो हम भी घबरा गए कि शायद कोई इमरजेंसी है, इसलिए आपके पीछे भागे भागे आ गए यहाँ, नर्स बोली। हम भी आप सबको भागते देखकर आपके पीछे आ गए, हमें क्या पता कि क्या हुआ है, लोग बोले। अच्छा जी, आप जाइए, विराज ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा। अगम ये सब देखकर हंसे जा रहा था। उसकी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। विराज उसे देखकर देखता ही रह गया। उसने उसकी फ़ोटो खींचकर सेव कर ली। उसकी आंखों में फिर पानी आ गया। अब दोबारा क्यों रोने लगा, क्या हुआ? अगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। अगम, आज कई महीनों बाद तू मेरे बचपन का अगम वापस आ गया। उस कमीनी संध्या ने मेरे दोस्त का नाश मार दिया था। लगता था मानो पत्थर हो गया है। अब लग रहा है उस पत्थर में जान आ गई। विराज ने आंसू पोंछते हुए कहा। आई एम सॉरी यार, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था झलक के बिना। बहुत बुरा फील होता था कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। पता है कितना तड़पी थी वो भी। पर अब सब ठीक हो गया। मैंने उससे माफ़ी मांग ली और वो मान गई। अगम बोला। क्या कहा तूने? क्या सच में झलक मान गई? अगम, सच कह रहा है तू? विराज उसके कंधे को पकड़ कर बोला। उसे खुद के इमोशन समझ नहीं आ रहे थे। वो कभी हंस रहा था, कभी वो रो रहा था। अगम ने उसे पकड़ कर बिठाया, फिर पानी की बोतल खोल कर दी और बोला, हाँ, जिसके तेरे जैसे दोस्त और पापा जैसे बाप हो वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। पता है, पापा ने झलक के पापा के साथ मिलकर प्लान बनाया और मुझे लंदन भेजा। वहाँ मेरी और झलक की मुलाकात कराई और सब गलतफहमियाँ दूर हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और झलक के पापा हमें मिलाने के लिए ये सब करेंगे। अच्छा, आप मेरी बात सुन। अभी ये बात किसी से मत कहना। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के पापा को कुछ और प्लानिंग करने देते हैं। हम उनकी हाथ की कठपुतली बनकर मज़ा लेते हैं। अभी उन्हें नहीं बताएंगे कि हम आपस में मिल गए हैं। यार, तुम्हारी लव स्टोरी भी अजीब है। सब तुम्हें एक करना चाहते हैं। पहले मैंने और दादी ने कोशिश की, अब दोनों की फैमिलीज कोशिश कर रही है। तुम्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता, विराज बोला। विराज, अब तू भी शादी कर ले। आखिर कब तक तू मेरे कारण शादी नहीं करेगा? अगम बोला। ए चुप, ऐसी बात दोबारा मत कहना। सुनने वाले गलत समझेंगे कि मैं तेरे कारण शादी नहीं कर रहा। मैं लड़कियां देख रहा हूँ, जैसे ही कोई पसंद आएगी मैं कर लूँगा, विराज बोला। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कमीन। विराज झट से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अगम उसके सामने वाली कुर्सी पर। एक प्यारी सी गोरी चिट्टी घुघराले बालों वाली लड़की कमरे में आई। उसने पहले अगम को विश किया, फिर विराज को विश करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग सर, मैं अनन्या, आपकी जूनियर सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इतनी कोशिशों और मिन्नतों के बाद आज मेरी ड्यूटी आपके पास लगी है। ये लीजिए सर। वो विराज की फ़ोटो विराज को देती हुई बोली। थैंक यू कहकर विराज ने फ़ोटो रख ली। सर, ऑटोग्राफ प्लीज़, उसने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा। विराज उस लड़की को देखता रह गया। उस लड़की ने आंखों से उसकी फ़ोटो की तरफ इशारा किया और विराज को पेन पकड़ा दिया। विराज ने उस पर साइन करके उस लड़की को दे दिए। वो जैसे हंसती हुई आई थी वैसे ही चली गई। विराज उसके जाने के बाद भी दरवाजे को देख रहा था। अग्रम ने चुटकी बजाकर उसका ध्यान दरवाजे से हटाया। वो उसकी तरफ देखने लगा। जनाब, वापस आ जाइए, कहाँ खो गए?
अगम ने विराज को छेड़ते हुए कहा। यार ये क्या था, ये कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई? विराज तो अभी तक उसी में खोया था। विराज जी वापस आइए जनाब, हम भी हैं यहाँ पर, निगाहें करम जरा इधर भी। अगम ने विराज की चीन पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया। विराज जोर से हंस दिया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तू भी चक्कर खा गया ना? यार मेरी ऐसी फैंस तो रोज आती हैं, लेकिन ऑटोग्राफ मांगने वाली ये पहली लड़की है। अपना तो भाई एक ही मंत्र है, तू है हरजाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। ठीक है ना? ये दिल लगाना, सीरियस होना अपने बस की बात नहीं। शादी के लिए मम्मी से कह दिया है, वही पसंद कर लेंगी अपने आप। चलो जैसी तेरी मर्जी। मुझे तो लगा था कि ये लड़की तुझे पसंद आ गई, लेकिन क्या पता था कि तू नाटक कर रहा है। अगम बोला। अब क्या प्लान है, कब करनी है शादी? यार जल्दी करा लेना, वरना मुंह के दांत झड़ जाने के बाद शादी का मजा नहीं आता, विराज बोला। पता है, पर ये साल तो उसे वहां लगाना पड़ेगा, उसके आते ही कर लेंगे। वो विभा कैसी है? और उसका आशीष, वो कैसा है? उनकी लव स्टोरी का क्या हुआ? यार वो झलक पूछ रही थी, तू ऐसा कर कि विभा का नंबर दे दे, वो खुद ही कॉल कर लेगी। विराज ने विभा का नंबर उसे दे दिया। उसने वो नंबर झलक को सेंड कर दिया और साथ में लिख दिया, मिस यू। कुछ देर वो विराज से बातें करता रहा, फिर वो अपने होटल लौट आया। अगम के पापा शाम को शिमला पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर पहले होटल का काम काज देखा, फिर वो डॉक्टर के घर पहुंच गए। और सुना डॉक्टर, कैसा है तू? अंदर घुसते हुए अगम के पापा बोले। आवाज़ सुनते ही डॉक्टर किचन से बाहर आए। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है, आ गए आप वापस? दोनों गले मिल गए। और सुना, क्या खबर लाया है तू अपने बच्चों के बारे में? डॉक्टर बोले। अगम आ गया है, काफ़ी खुश लग रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर उसे झलक मिल गई तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए, मिस्टर प्रेम बोले। कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। चाहे ये कितने ही नखरे कर ले, शादी तो इन दोनों को एक दूसरे से ही करनी होगी। वैसे एक बात बता डॉक्टर, तूने शादी क्यों नहीं की? अगम के पापा ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊं तो जिसे मैं चाहता था उसके लिए पापा ने हाँ नहीं की। उसकी शादी हो गई तो मैंने किसी से शादी नहीं की, डॉक्टर गिल बोले। हाँ यार, हमारे पेरेंट्स कहाँ इस प्यार वार को कुछ समझते थे। वो तो कहते थे दूर ही रहो इस सब से, और हम भी मानते थे। अब वही मेरी बेबे जिसने मुझे सुसाइड का नाटक करके अगम की मम्मी से शादी करने को मजबूर कर दिया था, वही आज अगम को झलक से मिलाने की कोशिशें कर रही है, मिस्टर प्रेम बोले। वक्त भी अजीब है, ऐसा लगता है कि हम लोग वक्तों के बिल्कुल बीच में हैं। हमारी पीढ़ी पहले अपने माँ बाप के सपने पूरी करती रही, फिर बच्चों के। अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आज की पीढ़ी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी की कुछ नहीं सुनती। बस कुछ बच्चे हैं अपने बच्चों जैसे जो सुन भी लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमने उन्हें सिखाया कि बड़ों का आदर करो, बड़ी की बात मानो, तो वो ऐसे हैं, मिस्टर प्रेम बोले। हाँ ये तो है ही, संस्कारों का बहुत असर होता है। पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, बच्चे दादा दादी चाचा चाची सबके साथ रहते थे। हर कोई अपने अपने ढंग से बच्चों को शिक्षा देता था। इस तरह उन्हें दीन दुनिया का पता चलता था। आजकल सब अकेले रहना चाहते हैं, माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को कुछ सिखाने का वक्त ही नहीं है उनके पास। संस्कार दे कौन, यही तो मुश्किल है। और बड़ी बात यह है कि ये बात किसी को समझ भी नहीं आती कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है, मिस्टर प्रेम बोले। अरे सर जी, आप दोनों भी ना कहाँ की बात कहाँ ले गए। आप लोग झलक दीदी और अगम भैया की बात कर रहे थे, उमेश बोला। देखा, ये भी अकेला ही रहा है ना, बस यही संस्कार है इसके। इसे कितनी बार समझाया है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोले, डॉक्टर गिल बोले। और नहीं तो क्या, हम सीरियस बात कर रहे हैं। हम सारे देश के भविष्य की बात कर रहे हैं और तुम घर के भविष्य पर ही रुके हो, मिस्टर प्रेम बोले। उमेश उठकर चला गया। इन लोगों का भी पता नहीं कब कौन सा स्टेशन पकड़ लें। चलो हमें क्या, वो अपने काम में लग गया। देखो, अब अगम को भेजा था, क्यों ना इस बार झलक को बुलाएं, वो यहाँ आएगी, उधर मैं अगम को बहाने से यहाँ भेज दूंगा, मिस्टर प्रेम ने कहा। अभी तो वो गई है, अब साल से पहले नहीं आ सकती। अब तू भी कुछ नहीं कर सकता क्या? इतने लिंक हैं तुम्हारे, कुछ करो, उसे यहीं बुला लो। एक साल बहुत कुछ हो जाता है। अगर वो संध्या जैसी कोई और आ गई तो? नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, मिस्टर प्रेम ने कहा। बात तो आप ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था। सोचता हूँ मैं ही कुछ करता हूँ, डॉक्टर गिल बोले।
इन्होंने प्यार अपनी मर्जी से किया, लेकिन शादी हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, ठीक है ना? मिस्टर प्रेम बोले। हाँ, ऐसा ही करेंगे, डॉक्टर गिल बोले। दोनों ने अपनी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन बताया किसी को नहीं। कुछ दिन बाद झलक को डॉक्टर गिल का फ़ोन आया। बेटे, मैंने बहुत सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर मेरे पास इंडिया में ही रहो। लेकिन पापा, ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी पढ़ाई के 3 महीने ही हुए हैं, मैं कैसे बीच में छोड़ सकती हूँ? झलक बोली। बेटे, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा, तुम यहाँ चंडीगढ़ में बाकी की पढ़ाई पूरी कर लेना। गुस्से में मैंने तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दिया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हम क्यों उससे डरे। गलती उसने की है, हम क्यों सज़ा भुगते। तुम बस वापस आ जाओ, मैंने पीजीआई में बात कर ली है, तुम आते ही पढ़ाई जारी रख सकती हो, डॉक्टर गिल बोले। लेकिन पापा, अब इतनी जल्दी? झलक ऊपर से तो बहुत दुखी सो कर रही थी, जबकि मन में बहुत खुश हो रही थी। बेटी, पहले मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, जल्दी आ जाओ, कहकर डॉक्टर गिल ने फ़ोन रख दिया। फिर पास बैठे मिस्टर प्रेम को अंगूठा किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, अब ठीक है संबंधी जी, और दोनों हंस पड़े। रात का वक्त था। अगम अपने घर पर सो रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने आंखें खोले बिना ही फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा जी, अब हम कौन हो गए आपके लिए? ठीक है, ये दिन भी देखने थे। झलक की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आगम ने आंखें मलते मलते कहा, अरे मेरी जान, तुम्हें कैसे ऐसे बोल रहा था? वो मुझे नींद आ रही थी। और सुनाओ, क्या हाल है? मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने पीजीआई में दोबारा एडमिशन करा दिया है, झलक ने खुश होते हुए बताया। अगम उठकर बैठ गया। क्या सच्ची? तो ये चाल चली है पीटू ने। चलो, अपने लिए तो अच्छा ही है, कब आओगी? उसकी बात सुनकर तो अगम की नींद ही उड़ गई। हाँ, आपके जाने के बाद मेरा दिल लग ही नहीं रहा था, अब जाकर चैन आया है। खुशी इतनी हो रही है कि क्या बताऊं, झलक बोली। खुशी किस बात की हो रही है? अगम ने नसीली आवाज़ में पूछा। अपने पापा के पास जाऊंगी तो खुशी तो होगी ही, झलक बोली। अच्छा जी, तो पापा के कारण खुशी हो रही है। ठीक है, बस आज अपनी वैल्यू पता चल गई। कोई नहीं, अगम ने झूठी मूठी नाटक किया। अच्छा, अब नाटक बंद करो। पापा ने मेरे कॉलेज में ट्रांसफ़र के लिए कह दिया है, 2 दिन में हो जाएगा। फिर 1-2 दिन और लगेंगे, मतलब कि हफ्ते के अंदर ही मैं तुम्हारे पास होऊंगी, झलक बोली। 1 हफ्ता लग जाएगा? अरे मेरा बस चलता तो मैं आज ही उड़कर तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन क्या करूं? झलक, सच में अपने पापा बहुत कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि उन्हें सब कुछ बता दूं, फिर दूसरे पल दिल करता है कि जो खुशी उन्हें इसके बाद पता लगने पर मिलेगी वो अभी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी थोड़ा और रुक जाएं। अपना मिलना मुश्किल होगा, लेकिन सब सेट कर लेंगे। अब इतने दिनों बाद मिलने से तो बेहतर है तू मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। सच में अगम बहुत मिस कर रही हूँ चंडीगढ़ को, विभा को भी फ़ोन करके बता दूंगी। खुश होगी या नहीं पता नहीं, झलक बोली। खुश होगी, ज़रूर होगी, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। मेरी फैमिली तो और भी खुश होगी, मेरी मम्मी, बेबे और सबसे ज़्यादा परी खुश होगी, अगम बोला। हाँ, आपका नंबर तो सबसे लास्ट में ही आता है, आपको मेरे आने से थोड़ी सी खुशी होगी। हाँ, मिलने पर तुम्हें बताता हूँ कि कितना खुश होऊंगा मैं तुम्हारे आने से, अगम ने नसीली अदाओं से कहा। झलक ने शर्मा कर अपने निजरें नीचे झुका ली। अगम और झलक काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर उन्होंने फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आई। झलक सोच रही थी कि क्या होगा जब वो इंडिया आएगी, वो विभा, परी सबसे मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा सब कुछ। कितनी अजीब बात है, जब हमारा दिल खुश नहीं होता तो हमें अब कुछ बुरा लगता है। दिल करता है कि ये दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाए, यहाँ तक कि मरने का भी दिल करता है। लेकिन वहीं अगर दिल खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर तरफ हरियाली दिखती है। इधर अगम भी लेटा लेटा सोचता रहा कि झलक आएगी तो वो ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, वो एक पल भी दूर नहीं होंगे। यूं ही सोचते सोचते अगम सो गया। क्या होगा जब झलक इंडिया आएगी? क्या अगम के पापा और झलक के पापा को झलक और अगम के प्लान के बारे में पता चल जाएगा, या कहानी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है, इसलिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।